Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज व्यवस्था के एक बहुत अहम हिस्से पर चर्चा करेंगे। ये है लोक अदालतें और अन्य न्यायालय। हाँ, और हमारा फोकस रहेगा कि यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर मैकेनिज्म्स को समझें। बिल्कुल, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत रेलेवेंट है। सही कहा, ये सिस्टम सिर्फ जुडिशरी पर बोझ ही कम नहीं करते, बल्कि आम आदमी के लिए न्याय को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाते हैं। हाँ, पहुंच बढ़ाते हैं। तो आज हम लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट्स और कमर्शियल कोर्ट्स, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्या जरूरी है वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लोक अदालतों से, जिन्हें अक्सर पीपल्स कोर्ट या जनता का न्यायालय भी कहते हैं। मेंस के लिहाज से एक सवाल यहाँ बनता है, और गवर्नेंस सेक्शन में पहले भी इस तरह के सवाल आए हैं, जैसे न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और न्यायपालिका पर बोझ कम करने में लोक अदालतों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रिटिकली इवैल्यूएट। हाँ, तो इस सवाल के कंटेक्स्ट में देखें तो लोक अदालतों की जो जड़ें हैं वो गांधीवादी दर्शन में है। मतलब सत्य, अहिंसा, आपसी सहमति से समाधान। हाँ, ये फॉर्मल कोर्ट सिस्टम से हटके है, सुलह और समझौते पर ज्यादा जोर। एग्जैक्टली, यही एडीआर का कोर प्रिंसिपल है। अच्छा, इन्हें कानूनी आधार कैसे मिला, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और यहीं पर प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसके तहत इन्हें स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। स्टैट्यूटरी स्टेटस, ये शब्द याद रखना है। हाँ, ये सिर्फ कोई इनफॉर्मल पंचायत जैसा नहीं है, कानूनन स्थापित निकाय है। प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो जवाब है स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही। और इनकी बनावट मतलब स्ट्रक्चर भी इसी स्टेटस को दिखाता है। जनरली एक सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होते हैं अध्यक्ष। अच्छा। और साथ में एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के तौर पर। ये टीम मिलकर सुनवाई करती है। ठीक है। और इनका दायरा क्या है, मतलब किस कहाँ के मामले ये देख सकते हैं। इनका जुरिस्डिक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये न सिर्फ कोर्ट्स में जो पेंडिंग मामले हैं उनको ले सकते हैं, अच्छा, बल्कि ऐसे विवाद भी सुलझा सकते हैं जो अभी कोर्ट पहुंचे ही नहीं है, मतलब प्री लिटिगेशन स्टेज पर। ओह अच्छा, कोर्ट जाने से पहले निपटा सकते हैं। हाँ, अगर दोनों पार्टियां राजी हों तो। और इनके फैसले का क्या वजन है, क्या वो बस एक सलाह होती है? नहीं नहीं, यही तो इनकी असली पावर है। लोक अदालत जो फैसला देती है उसे अवार्ड कहते हैं। अवार्ड। और ये अवार्ड दोनों पक्षों पर बाइंडिंग होता है, मतलब मानना ही पड़ेगा। इसे सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर माना जाता है। अच्छा, मतलब लीगली एनफोर्सेबल है। हाँ, और सबसे खास बात जो इसे यूनिक बनाती है, लोक अदालत के अवार्ड के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई अपील नहीं हो सकती। कोई अपील नहीं? वाह। हाँ, फैसला फाइनल होता है। ये क्विक जस्टिस इंश्योर करने का एक तरीका है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिकैप करें तो एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, स्टेटस है स्टैट्यूटरी बॉडी। करेक्ट। अवार्ड की नेचर है बाइंडिंग, फाइनल, सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर और नो अपील। जुरिस्डिक्शन में आते हैं सिविल केसेस और कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, मतलब जिनमें समझौता हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल वाले नहीं। बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक इस संविधान के आर्टिकल 39A जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का, उससे इंस्पायर्ड है और प्रियम्बल के सोशल जस्टिस के गोल को भी सपोर्ट करता है। एकदम सही। अच्छा, अब मेंस वाले सवाल पर वापस आते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन। फायदे तो साफ हैं, सस्ता, तेज, फ्रेंडली सेटलमेंट, कोर्ट का बोझ कम, लेकिन क्रिटिसिज्म किस बात का होता है? देखिए, आलोचना का एक मेन पॉइंट है कि पूरी प्रक्रिया सहमति मतलब कंसेंट पर आधारित है। हाँ। अगर पार्टियां समझौते पर नहीं पहुंचती तो मामला वापस रेगुलर कोर्ट में चला जाता है। इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। ये तो है। दूसरा, ये सवाल उठता है कि क्या जो बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज वाले मामले हैं, जैसे बड़े कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी मैटर्स, क्या उनका निपटारा इस सिंपल प्रोसेस से इफेक्टिवली हो सकता है? कहीं क्वालिटी ऑफ जस्टिस पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता? ये एक वैलिड कंसर्न है। शायद लोक अदालतें हर तरह के डिस्प्यूट के लिए बेस्ट सोल्यूशन ना हो, खासकर जहां कानून के पेचीदा सवाल हों। हाँ, लेकिन उनका मकसद भी यही है कि जहां समझौते की गुंजाइश है
वहां जल्दी और कम खर्चे में समाधान मिले। और भारत जैसे देश में जहां करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, वहां ये जुडिशरी का बोझ कम करने और आम आदमी को रिलीफ देने में अहम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये एक्सेस टू जस्टिस का एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण भारत में न्याय की पहुंच पर बात करते हैं। ग्राम न्यायालयों को समझते हैं। ग्राम न्यायालय। मेंस में यहां से भी सवाल बन सकता है, खासकर गवर्नेंस और पंचायती राज के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ग्रामीण भारत में न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के महत्व और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करें। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लाने के पीछे सोच थी जस्टिस एट द डोरस्टेप, मतलब न्याय गांव के दरवाजे तक ले जाना। लॉ कमीशन ने भी रेकमेंड किया था शायद। हाँ, लॉ कमीशन की सिफारिशें थीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी थे जिन्होंने इसकी जरूरत बताई थी। मकसद था कि गांव के लोगों को उनके घर के पास ही सस्ता और तेज न्याय मिले। तो इनकी स्थापना कहाँ होती है और ये काम कैसे करते हैं? इनकी स्थापना राज्य सरकार करती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, और ये इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पर स्थापित होते हैं। ब्लॉक लेवल पर मतलब? हाँ, कह सकते हैं। और एक खास बात है कि ये मोबाइल कोर्ट्स की तरह काम करते हैं। मोबाइल कोर्ट्स मतलब चलते फिरते? हाँ, एक तरह से। ये अपने हेडक्वार्टर के अलावा आसपास के गांव में जाकर भी सुनवाई कर सकते हैं। इससे गांव वालों को शहर या तालुका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये किस तरह के मामले देखते हैं, सिविल या क्रिमिनल? दोनों, सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले देख सकते हैं, जिनका जिक्र एक्ट के 1st और 2nd शेड्यूल में है। इसमें छोटे मोटे सिविल विवाद और कम गंभीर क्रिमिनल मामले शामिल होते हैं। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? इनकी अध्यक्षता करते हैं न्यायाधिकारी। ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC के रैंक के होते हैं। उन्हें वही पावर्स और सैलरी मिलती है। इनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है हाई कोर्ट की सलाह पर, और ये हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करते हैं। अच्छा, और प्रक्रिया कैसी होती है? क्या वो भी नॉर्मल कोर्ट जैसी होती है? प्रक्रिया में भी फर्क है। ग्राम न्यायालय पहले सुलह कॉन्सिलिएशन पर जोर देते हैं। सिविल मामलों में तो सुलह करवाना मैंडेटरी है। अच्छा। क्रिमिनल मामलों में जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, उनमें प्ली बार्गेनिंग को इनकरेज किया जाता है। प्ली बार्गेन? हाँ, और एक बात, ये एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल से बंधे नहीं है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। मतलब प्रक्रिया थोड़ी फ्लेक्सिबल है। सुनने में तो ये व्यवस्था काफी अच्छी लग रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में क्या चुनौतियां हैं? बिल्कुल, यहीं पर मेंस के सवाल का दूसरा हिस्सा आता है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। और ये चुनौतियां सच कहूं तो काफी गंभीर हैं। जैसे कि? पहली बात, स्थापना की कमी। कई राज्यों ने जरूरत के हिसाब से ग्राम न्यायालय स्थापित ही नहीं किए हैं। जहां किए भी हैं, वहां अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिल्डिंग, स्टाफ, कंप्यूटर, ये सब। अच्छा। मोबाइल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। फिर लोगों में जागरूकता की कमी है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई अदालत है। हाँ, अवेयरनेस एक बड़ा इशू है। बिल्कुल। पुलिस और दूसरे लोकल ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी भी एक प्रॉब्लम है। और कुछ हद तक न्यायाधिकारियों में भी रूरल एरियाज में काम करने को लेकर थोड़ी हिचक देखी गई है। तो मतलब पोटेंशियल तो है, पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। एग्जैक्टली। इसी वजह से ग्राम न्यायालय अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या पॉइंट्स नोट करने हैं? एक्ट है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट होता है इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट करती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, नेचर है मोबाइल कोर्ट्स, जुरिस्डिक्शन सिविल और क्रिमिनल दोनों शेड्यूल्स के हिसाब से। करेक्ट। 1st शेड्यूल सिविल, 2nd क्रिमिनल। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं न्यायाधिकारी जो JMFC के बराबर हैं और हाई कोर्ट के सुपरविजन में। प्रोसीजर में कॉन्सिलिएशन और प्ली बार्गेनिंग पर जोर है। एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स लागू नहीं होते, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होते हैं। राइट। और लिंक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पार्ट 9 73rd अमेंडमेंट को मजबूत करने और रूरल एक्सेस टू जस्टिस से। UPSC प्रीलिम्स में ग्रास रूट्स गवर्नेंस पर सवाल आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब एक और स्पेशल कोर्ट की तरफ चलते हैं जो सोशल जस्टिस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स? हाँ, ये भी बहुत जरूरी हैं।
देखिए, पारिवारिक विवाद जो होते हैं, शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनमें कानूनी दांव-पेच के साथ-साथ इमोशंस और सोशल फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं। सही बात है। इसी को ध्यान में रखकर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 लाया गया। मेन ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे मामलों का निपटारा एक कम फॉर्मल, ज्यादा ह्यूमेन और रिकंसिलिएशन फोकस माहौल में हो। तो इनकी प्रक्रिया नॉर्मल कोर्ट से अलग कैसे है? क्या यहाँ भी वकीलों का रोल उतना ही मेन होता है? नहीं, यहाँ प्रोसेस काफी अलग है। पहली बात, माहौल कम फॉर्मल रखा जाता है। दूसरा, वकीलों के रोल को डिस्करेज किया जाता है, हालांकि पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। अच्छा, मतलब वकील जरूरी नहीं, कोशिश की जाती है कि पार्टियां खुद बात करे या कोर्ट मदद करे। सबसे ज्यादा जोर सुलह यानी रिकंसिलिएशन पर होता है। कोर्ट पहले ट्राई करता है कि पति पत्नी या परिवार वाले आपस में बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज करके मसला हल कर लें। इसके लिए कोर्ट अक्सर सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर्स की मदद लेता है। यहाँ मकसद सिर्फ लीगल डिसीजन देना नहीं, बल्कि परिवार को बचाना और महिलाओं, बच्चों के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना भी है। ये एक बड़ा फर्क है। तो प्रीलिम्स के लिए की टेकअवेज क्या हैं? एक्ट है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। ठीक है। पर्पस है रिकंसिलिएशन को प्रमोट करना और फैमिली डिस्प्यूट्स का स्पीडी सेटलमेंट करना। प्रोसीजर में इनफॉर्मेलिटी, रिकंसिलिएशन पर एम्फेसिस, वकीलों का कम रोल और काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स का सपोर्ट। एग्जैक्टली। ज्यूरिसडिक्शन में मैट्रिमोनियल रिलीफ जैसे डिवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, गार्डियनशिप, मेंटेनेंस वगैरह आते हैं। गॉट इट। ये सोशल जस्टिस और खासकर वुमेन एंड चिल्ड्रंस राइट्स के प्रोटेक्शन की दिशा में एक अहम कदम है। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं कमर्शियल कोर्ट्स के। हाँ, कमर्शियल कोर्ट्स। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद देश में ट्रेड और कॉमर्स तेजी से बढ़ा। हाँ, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी। और उसी के साथ कमर्शियल डिस्प्यूट्स भी बढ़े। ये डिस्प्यूट्स अक्सर काफी कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू के होते हैं। अब अगर इनका निपटारा नॉर्मल कोर्ट की धीमी प्रोसेस से हो, तो इससे न सिर्फ बिजनेस पर असर पड़ता है, बल्कि देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल भी खराब होता है। सही बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्रिसाइसली। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 लाया गया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और ये काम कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव था हाई स्पेसिफाइड वैल्यू के कमर्शियल डिस्प्यूट्स का तेजी से और एफिशिएंटली निपटारा करना। कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन एक्ट में दी गई है। इसमें बिजनेस डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीआर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत कुछ आता है। और स्पेसिफाइड वैल्यू? हाँ, उस पे आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमर्शियल कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। और जिन हाई कोर्ट्स का ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई हाई कोर्ट्स, वहाँ हाई कोर्ट के अंदर ही कमर्शियल डिवीजन बनाए जाते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर ही? हाँ, और इन फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए उन्हीं हाई कोर्ट्स में कमर्शियल एपेलेट डिवीजन होते हैं। ओके। अब वो स्पेसिफाइड वैल्यू वाली बात, वो कितनी है? हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जब 2015 में एक्ट आया था, तब स्पेसिफाइड वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। ठीक है। ठीक है। लेकिन 2018 में एक अमेंडमेंट करके इसे घटाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। ओह, काफी कम कर दिया। 1 करोड़ रुपए से सीधा 3 लाख रुपए। हाँ, इसका मतलब है कि अब 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा के कमर्शियल डिस्प्यूट्स इन स्पेशल कोर्ट्स में सुने जा सकते हैं। मकसद था कि एसएमईज, मतलब छोटे और मझोले उद्योग, भी इन कोर्ट्स का फायदा उठा सकें। ये तो बड़ा बदलाव है। इससे स्कोप काफी बढ़ गया होगा। बिल्कुल। और इन कोर्ट्स की वजह से इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधारने और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतने में मदद मिलती है। तो प्रीलिम्स फैक्ट्स को समराइज करें। एक्ट है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, जिसे 2018 में अमेंड किया गया। करेक्ट। पर्पस है कमर्शियल डिस्प्यूट्स का स्पीडी डिस्पोजल, जिनका स्पेसिफाइड वैल्यू हो। एस्टैब्लिशमेंट होता है कमर्शियल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, कमर्शियल डिवीजन हाई कोर्ट, कमर्शियल एपेलेट डिवीजन हाई कोर्ट। स्पेसिफाइड वैल्यू है मिनिमम 3 लाख रुपीज 2018 अमेंडमेंट के अनुसार। पहले 1 करोड़ रुपए थी। याद रखना ये 3 लाख वाला पॉइंट। और लिंक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जुडिशियल एफिशिएंसी से। बहुत अच्छे। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार देखें मेंस के नजरिए से, तो ये चारों तरह के कोर्ट्स, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट, ये दिखाते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसे डाइवर्सिफाई और स्पेशलाइज हो रहा है। हाँ, जरूरत के हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। ये एडीआर के इम्पोर्टेंट टूल्स हैं
जो एक्सेस टू जस्टिस बढ़ाते हैं, जुडिशरी का बैकलॉग कम करते हैं और स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स के लिए सूटेबल फोरम देते हैं। हाँ, इनकी अपनी लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी हैं जिनका समाधान जरूरी है। और ये सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिए गए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के आइडियल्स को पाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए जैसा हमने डिस्कस किया, एक्ट्स और उनके साल LSA 1987, GNA 2008, FCA 1984, CCA 2015 और उनकी की फीचर्स जैसे लोक अदालत का स्टैट्यूटरी स्टेटस एंड नो अपील, ग्राम न्यायालय का मोबाइल कोर्ट एंड न्यायाधिकारी, फैमिली कोर्ट का रिकंसिलिएशन फोकस, कमर्शियल कोर्ट का स्पेसिफाइड वैल्यू 3 लाख रुपीस, याद रखना बहुत जरूरी है। और आर्टिकल 39A का लिंक भी। जी हाँ, वो भी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा लोक अदालतों और अन्य विशेष न्यायालयों पर। ये विषय दिखाते हैं कि कैसे भारत की न्याय व्यवस्था बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रही है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि इन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स की सक्सेस सिर्फ कानून बनाने या कोर्ट खोलने से नहीं होगी। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस, जुडिशरी का एक्टिव सपोर्ट, प्रॉपर रिसोर्सेज और पॉलिटिकल विल, ये सब चाहिए। बिल्कुल। और भविष्य की ओर देखें तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी, खासकर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR, इन ADR मैकेनिज्म्स को और ज़्यादा इफेक्टिव, एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाने में कोई बड़ा रोल निभा सकती है। ODR, हाँ, ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत जैसे बड़े देश के लिए ODR की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, इस पर सोचना जरूरी है। क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पर आगे जरूर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.